नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका आईएनएच न्यूज पर। आप देख रहे हैं खबर विशेष उत्तर प्रदेश। और चलिए शुरुआत करते हैं यूपी की खबरों की। मैं हूं आपके साथ साधना पांडे। सबसे पहले बात करते हैं सीएम योगी की। सीएम योगी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इनोवेट इन यूपी और स्केल फॉर द वर्ल्ड के विजन के तहत उत्तर प्रदेश को देश का डीप टेक कैपिटल बनाया जाएगा। उन्होंने एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और ड्रोन टेक्नोलॉजी के अलावा ग्रीन हाइड्रोजन, साइबर सिक्योरिटी और मिड टेक जैसे उभरते क्षेत्रों में प्रदेश को अग्रणी बनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने नोएडा में प्रस्तावित यूपी डीप टेक हब को तकनीकी विकास का केंद्रीय प्लेटफॉर्म बताया, जहां पे स्टार्टअप्स, शोध संस्थान और उद्योगों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं विकसित होंगी। तो ग्रीन हाइड्रोजन के अलावा सरकार कई दिशाओं में पहल कर रही है। डीप टेक कैपिटल बनाने का एक बड़ा अभियान शुरू किया गया है। डीप टेक हब बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश को मिड टेक पर भी तेजी से विकास करने का निर्देश दिया गया है सीएम योगी की तरफ से। देखिए, उत्तर प्रदेश में लगातार नवाचार किए जा रहे हैं सीएम की तरफ से। मुख्यमंत्री जो है युवाओं के भविष्य के लिए और वहां की जनता को स्वरोजगार दिलाने के लिए भी नवाचार कर रहे हैं। तकनीक की दिशा में भी उत्तर प्रदेश काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है और इसी कड़ी में एक नई शुरुआत की जा रही है। नोएडा में प्रस्तावित है यूपी डीप टेक हब। योगी सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद और अशासकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को एक बड़ी राहत दी। शासन ने महंगाई भत्ता 50% होने के बाद उपादान की अधिकतम सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दी। ये फैसला बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों के लिए लागू होगा। शासन के द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के मुताबिक इस बदलाव से रिटायरमेंट के समय हजारों कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और कर्मचारी संगठन लंबे वक्त से इसकी मांग कर रहे थे। यही वजह कि कर्मचारी संगठन इस फैसले की सराहना कर रहे हैं, इस फैसले का स्वागत भी कर रहे हैं। तो महंगाई भत्ता 50% होने के बाद सरकार ने बड़ा फैसला किया है। शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों को बड़ी आर्थिक राहत दी गई। 20 लाख से 25 लाख ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ा दी गई है। इंदिरानगर में स्थित बीएसएनएल टेलीफोन एक्सचेंज में आयोजित एसएनईए सर्किल एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहे, जहां पे उन्होंने अपने संबोधन में बीएसएनएल से पुराने जुड़ाव का उल्लेख किया और कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में अब ये संगठन और ज्यादा मजबूत और लाभकारी सार्वजनिक उपक्रम बन चुका है। मौर्य ने देश भर में टावर विस्तार और दूर दराज के क्षेत्रों तक सेवाएं पहुंचाने की सराहना भी की। तो बीएसएनएल की सराहना करते हुए नजर आए। शुभारंभ किया गया है। बीएसएनएल की मजबूती और विकास की सराहना केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से की गई। इंदिरानगर में एसएनईए सर्किल एग्जीक्यूटिव की बैठक हुई और 5G सेवाओं के शीघ्र शुभारंभ पर भी जोर दिया गया कि बहुत जल्द बीएसएनएल जो है 5G पर उतरेगा। यूपी से खबर ही है। यमुना नदी में हुए हादसे के बाद प्रशासन ने मृतकों, घायलों और लापता व्यक्तियों की सूची जारी कर दी है। राहत और बचाव का काम लगातार चल रहा है। टीमें नदी में खोज अभियान चला रही हैं, यानी कि सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अधिकारियों के मुताबिक अभी भी 5 लोग लापता है, जिनकी तलाश के लिए एनडीआरएफ और स्थानीय गोताखोर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। उनकी स्थिति पर लगातार निगरानी बनाई हुई है प्रशासन की टीम और अधिकारी भी। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और राहत कार्यों में सहयोग बनाए रखने की अपील की है। तो एक बड़ा हादसा हुआ मथुरा वृंदावन में। वृंदावन नाव हादसे में 10 मौतें हो चुकी है। 5 लोग लेकिन अब भी लापता और लापता लोगों की तलाश की जा रही है। उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। मृतकों में 7 लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। हालांकि नाविक को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन रात भर चला। देर रात आर्मी ने जिस नाव से हादसा हुआ था उसे निकाल लिया है। आज शनिवार की सुबह फिर से रेस्क्यू शुरू किया गया। हादसा शुक्रवार दोपहर करीब 3 बजे केसी घाट पर हुआ था। 37 श्रद्धालुओं से भरी जो नाव थी वो पलट गई। 30 से ज़्यादा श्रद्धालु एक नाव में सवार थे। घाट श्री बांके बिहारी मंदिर से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। मृतकों में माँ, बेटे, चाचा, चाची, बुआ, फूफा के साथ ही एक ही परिवार के 7 लोग शामिल हैं, यानी कि करीब पूरा परिवार ही उजड़ गया है। हादसा जिस जगह पर हुआ
वहां पे 25 फीट गहरा पानी भी था। शुरुआती जांच में पता चला है कि नाव की जो क्षमता थी 40 श्रद्धालुओं को बैठाने की थी, लेकिन किसी भी श्रद्धालु को नाविक ने लाइफ जैकेट नहीं दी। इस वजह से हादसा हुआ। अगर वो डूब रहे थे, लाइफ जैकेट होती तो शायद नहीं डूबते, जान बच भी सकती थी। लाइफ जैकेट, लाइफ सपोर्ट ना होने की वजह से यह हादसा और भीषण हो गया। पांटून पुल की रिपेयरिंग कर रहे लोगों और अन्य नागरिकों ने नाविक को बचा लिया और कुछ लोगों को भी बचा लिया गया। प्रशासन की टीमें वहां पर पहुंची, रेस्क्यू रात भर चला, सुबह फिर से शुरू किया गया। पप्पू निषाद जो कि नाविक है, पुलिस की गिरफ्त में है वो, और करीब इस हादसे के 6 घंटे के बाद रात को उसे गिरफ्तार किया गया है। नाव उसकी खुद की थी और उसने श्रद्धालुओं को जुगल घाट से बैठाया और हादसे के बाद से फरार हो गया था। तो नाविक पर आरोप यही है कि उसने लाइफ जैकेट नहीं दी। नाव में बैठने से पहले कुछ गाइडलाइंस का पालन किया जाना आवश्यक है। यमुना में गहराई की वजह से ये जो नाविक था, ये गहराई में लेकर गया नाव को। श्रद्धालु करीब 30 से ज़्यादा बैठे थे, लेकिन किसी के पास लाइफ जैकेट ना होने की वजह से ये नाव डूब गई वहाँ पर और ये बड़ा हादसा हुआ है। हादसे के जुड़े 2 वीडियोज़ भी सामने आए और इस वीडियो में लोग राधे राधे का जप करते हुए नजर आए। श्रद्धालुओं की नदी में डूबने का भी वीडियो निकलकर सामने आया। तो हादसे में जिंदा बचे युवक ने बताया कि हादसा हुआ कैसे है। नाव तट से करीब 50 फीट की दूरी पर यमुना नदी में बीच में फंस गई। उस वक्त हवा करीब 40 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही थी और तेज हवा के चलते नाव का बैलेंस बिगड़ गया, वो डगमगाने लगी। नाविक का कंट्रोल नाव से छूट गया। पर्यटकों ने नाविक से कहा भी कि पुल आने वाला है, नाव को रोक लीजिए, लेकिन उसने नहीं सुनी। 2 बार नाव टकराने से बची, लेकिन तीसरी बार आखिरकार टक्कर हो ही गई और नाव पुल के पास जाकर यमुना में ही समा गई। श्री राम जन्मभूमि परिसर में निर्माण समिति के अध्यक्ष निपेंद्र मिश्रा ने आज मीडिया को राम मंदिर एवं परिसर का विस्तृत निरीक्षण करवाया। उन्होंने सप्त मंदिरों की विशेषताओं की जानकारी दी है। ये जो झलक आप देख रहे हैं, ये अयोध्या के राम मंदिर की और पूरी तरह से मंदिर परिसर को विजिट करवाया गया है निपेंद्र मिश्रा की तरफ से। इसकी विशेषताओं की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि ये परिसर धार्मिक आस्था के साथ ही सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बन चुका है। मिश्रा ने बताया कि 19 निर्माण कार्य ट्रस्ट को सौंपे जाएंगे और अब तक लगभग 1800 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। उन्होंने कल्याण सिंह और मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल से जुड़े हुए फैसलों का भी उल्लेख किया है। तो राम मंदिर परिसर की ये झलक आप देख रहे हैं, खूबसूरत नक्काशी जो है नज़र आ रही है। बहुत भव्य दिव्य ये राम मंदिर बनकर तैयार हुआ। भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जो है कुछ साल पहले की गई थी और अब मंदिर परिसर के जो बाकी हिस्से हैं उन्हें तैयार किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि कितनी भव्यता के साथ ये मंदिर परिसर नज़र आ रहा है। अयोध्या नगरी जिस तर्ज पर थी, जब प्रभु श्री राम यहाँ पर राजा थे, उनका राज्य चल रहा था, उस तर्ज पर अयोध्या को एक बार फिर से विकसित किया जा रहा है। सप्त मंदिर का निर्माण यहाँ पर किया गया है। 7 मंदिर में अलग अलग भगवान विराजमान हैं और इनकी जानकारी समिति के अध्यक्ष की तरफ से दी गई। बताया गया कि अब तक करीब 1800 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। लखनऊ में स्थित भारतीय रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान ने स्टील सप्लाई चेन और भारतीय रेल विषय पर 1 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में नीति निर्माता, उद्योग प्रतिनिधि और रेलवे के अधिकारी शामिल हुए। संगोष्ठी का उद्घाटन रंजन प्रकाश ठाकुर ने किया, जबकि मुख्य अतिथि प्रभास दनसाना ने उद्योग और भारतीय रेल के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया। विभिन्न तकनीकी सत्रों में स्टील परिवहन, मूल्य निर्धारण और संचालन से जुड़ी हुई चुनौतियों पर विचार विमर्श किया गया है। तो भारतीय रेल और स्टील सप्लाई चेन पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। उद्योग प्रतिनिधि और रेल के अधिकारी वहां पर मौजूद रहे। लॉजिस्टिक दक्षता पर चर्चा हुई है। मुख्य अतिथि प्रभास दनसाना रहे। भारतीय रेल पर स्टील सप्लाई चेन संगोष्ठी का आयोजन था और दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई और महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम रहा। तो बेहतर उद्योग और रेल समन्वय पर चर्चा हुई। किस तरह से उद्योग और रेलों के बीच समन्वय को बढ़ाया जाए, बेहतर तालमेल हो सके, जो लॉजिस्टिक क्षमता है, दक्षता है, उसको बढ़ाने